नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियों के बारे में। दोस्तों, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। 5 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग 18 बोलियां आती हैं। तो आज हम उन्हीं के परिचय को देखेंगे। कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी की उपभाषा निकली है और उन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। यहाँ आप चार्ट देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिएगा ताकि सुविधा रहे। और इस तरह से आप खुद भी चार्ट बनाकर अपने पास रख दीजिएगा, कहीं जहाँ पर आप पढ़ने बैठते हैं उसके सामने रख देंगे तो आपको ये जो है बोलियां उपभाषाएँ पूरे जहन में बैठ जाएंगी। ये चार्ट अगर याद हो गया आपको, ये चार्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो समझिए लगभग 50% काम हो गया है आपका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, ये उपभाषाएं कौन कौन से अपभ्रंश से निकली है। तो संक्षेप में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश आता है। शौरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये 2 उपभाषाएं हैं। इन दोनों उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। इसके बाद अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं और फिर मागधी अपभ्रंश की तरफ आए अगर हम, तो मागधी अपभ्रंश से 4 बोलियां माफ़ कीजिएगा बिहारी हिंदी निकली है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। फिर खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली है और पहाड़ी हिंदी की मुख्यतः 2 बोलियां मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके शुरू करते हैं। पूरे अपभ्रंश के रूप 7 हैं, लेकिन हिंदी का संबंध 4 अपभ्रंशों से है, तो इसलिए यहाँ 4 अपभ्रंश और उनके अंतर्गत ये बोलियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते चलते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पहले पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों को हम देखेंगे। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली का स्थान पहले आता है। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो है सबसे प्रारंभिक प्रयोग वो हमें अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में देखने को मिलता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा उनकी एक पहेली, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, ज्यों ज्यों वह थाल फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। इस तरह से, या फिर दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए। तो ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं। तो वहाँ जो है खड़ी बोली का जो है प्राचीनतम प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो खड़ी बोली के अन्य नाम अगर हम देखें तो इसको और कई सारे नामों से पुकारा जाता है, किंतु प्रमुख नाम जो है वो है कौरवी। कौरवी जो है हिंदी खड़ी बोली का ये सबसे प्रमुख नाम है। इसके अलावा इसे नागरी और सरहिंदी भी कहा जाता है। अब यदि उपबोलियों की बात करें तो खड़ी बोली की उपबोलियाँ जो हैं वो हैं पश्चिमी कौरवी, पूर्वी कौरवी, पहाड़ ताली और बिजनौरी। किंतु ये जो खड़ी बोली जो नाम है दोस्तों, ये खड़ी बोली नाम का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है सामान्यतः। पहला अर्थ क्या है, वो है मानक हिंदी के लिए। मानक हिंदी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है खड़ी बोली का। मानक हिंदी यानी स्टैंडर्ड हिंदी। तो मानक हिंदी की 3 शैलियाँ मानी जाती हैं। पहली है हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी हिंदुस्तानी। ये 3 शैलियाँ हैं, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। ये क्या है, ये वास्तव में मानक हिंदी की 3 शैलियाँ हैं। इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, और जो दूसरा जो प्रयोग होता है हिंदी खड़ी बोली का, वो जो होता है दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास बोली जाने वाली जो बोली है, जो बोली जाती है वहाँ पर, उसके लिए उस संदर्भ में, उस बोली के संदर्भ में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। और वास्तव में हम यहाँ पर वही खड़ी बोली, उसका ही अर्थ हम लोग देखेंगे उसी का। तो इसका क्षेत्र अगर हम देखें तो इसका क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है और इसमें देहरादून का मैदानी भाग पूरा आ जाता है, सहारनपुर आ जाता है, मेरठ होता है, मुजफ्फरनगर है, फिर दिल्ली के कुछ भाग हैं यहाँ, फिर बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगर हम
थोड़ा ध्यान दें इस पर। खड़ी बोली ये जो नाम है ये आया कैसे, क्योंकि देख रहे हैं हम इसका नाम खड़ी बोली है, किंतु ये तो भाषा के रूप में विकसित हो गई है, फिर भी खड़ी बोली क्यों कहा जाता है, तो इसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में हम कर लें। तो ये नाम बड़ा विवादास्पद है, खड़ी बोली, ठीक है। कई सारे मत दिए गए हैं, हम यहाँ कुछ महत्वों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो मत है वह मानता है, वो पहले मत के अनुसार खड़ी जो है, खड़ी वास्तव में क्या है, खरी है। खड़ी खरी है, अर्थात खरी मतलब शुद्ध है। तो साहित्य में जब इसका प्रयोग शुरू हुआ तो साहित्य में प्रयोग करते समय पर अलग अलग समय में लोगों ने क्या किया, अरबी फारसी के शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध करने का प्रयास किया। अरबी फारसी के शब्दों को निकालकर शुद्ध रूप में प्रयोग करने का इसका प्रयास किया, तब इसे क्या कहा गया, खरी बोली कहा गया। खरी का अर्थ, पहला अर्थ क्या निकाला गया, खरी अर्थात शुद्ध, तो इसको खड़ी बोली कहा गया और बाद में ये खरी बोली खड़ी बोली हो गई। फिर दूसरा जो मत है वो दूसरे मत के अनुसार क्या है, ब्रज भाषा या अवधी के स्थान पर यह जो बोली है, ये बोली आवश्यकता पड़ने पर आधुनिक युग की ज़रूरतों के अनुरूप खड़ी हो गई। यानी ब्रज भाषा और अवधी जो थे वो आधुनिक युग की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, किंतु उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह बोली जो है खड़ी हुई, इसलिए इसको खड़ी नाम दिया गया, यानी खड़ी नाम इसके लिए चल पड़ा, इसीलिए इसको खड़ी बोली कहा गया। और वास्तव में ये मत किसका है, ये सुनीति कुमार चटर्जी का है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ये मत दिया। तीसरा एक मत है वो कामता प्रसाद गुरु का मत है। उनके अनुसार खड़ी जो है, उन्होंने खड़ी का अर्थ किया है कर्कश। जैसे कौवे की बोली क्या है, वो प्रिय नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती सुनने में, कर्कश है उसकी आवाज़। तो खड़ी का अर्थ यहाँ उन्होंने, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश कहा है। और चूँकि यह बोली, खड़ी बोली जो है ब्रज भाषा की तुलना में कर्कश है, कर्णप्रिय नहीं है, इसलिए ये नाम पड़ गया, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। किंतु किशोरी दास वाजपेयी जो हैं वो कहते हैं, उनका मानना ये है कि ब्रज भाषा जो है ओकारांत, उसमें ओ की मात्रा से अंत होते हैं अधिकांश शब्द, प्राय शब्द, तो क्या है वे ओकारांत शब्द हैं, ओकारांत शब्द हैं। किंतु खड़ी बोली क्या है, वो आकारांत है, उसमें आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द अधिक हैं। तो ये आ की मात्रा की जो खड़ी पाई है, इसी खड़ी पाई के कारण जो है इसका नाम हो गया खड़ी बोली। तो ये विभिन्न विद्वानों के कुछ मत हैं, खड़ी बोली नाम आया कैसे। वहीं अगर हम देखें, जॉन गिलक्राइस्ट जो हैं वो खड़ी का अर्थ लगाते हैं मानक। एक मत छूट गया था, जॉन गिलक्राइस्ट अभी भी याद आ रहा है मुझे, वो खड़ी का अर्थ लगाते हैं मानक, यानी स्टैंडर्ड। तो खड़ी का अर्थ मानक लगाने से स्टैंडर्ड, इसका एक और दूसरा रूप भी प्रचलित है जिसको परिनिष्ठित कहते हैं हम, स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित। तो मानक या परिनिष्ठित उन्होंने खड़ी का अर्थ किया है और इस हिसाब से कहा है कि ये जो मानक जो हिंदी थी उसी को खड़ी बोली कहा गया। तो ये मत हुए कुछ। अब आइए हम देखते हैं खड़ी बोली की कुछ विशेषताओं को। तो पहली विशेषता जो है खड़ी बोली की वो क्या है कि ए और औ ये जो हैं खड़ी बोली में जब प्रयोग होते हैं तो ए और ओ हो जाता है, यानी ए का ए हो जाता है और औ का ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या है को जब खड़ी बोली में, खड़ी बोली हिंदी के है को जब हम खड़ी बोली के में अगर उसको हम बोलेंगे तो वहाँ है की जगह हे बोलते हैं, मुझे जाना है, ठीक है, और की जगह और बोलते हैं, राम और श्याम आ रहे हैं। तो इस तरह से होता है। दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ न के स्थान पर अण का प्रयोग होता है, यानी न को अण की तरह उच्चारण किया जाता है। जैसे सुनना, सुनना को ये खड़ी बोली में कहते हैं सोना। पानी को पानी, पानी निकालना है, पानी लाना है, पानी लाओ। तीसरी जो विशेषता है खड़ी बोली की वो है ड और ढ, इसके स्थान पर ड ढ का प्रयोग हो जाता है। ड ढ के स्थान पर ड ढ प्रयुक्त होता है। जैसे बड़ा, बड़ा को बड़ा, बड़ा कहेंगे। फिर चढ़ा, चढ़ा को चढ़ा। तो इस प्रकार से खड़ी बोली की ये कुछ विशेषताएं हुई। अब आइए हम दूसरी बोली देखते हैं, ब्रज भाषा। तो चूंकि ब्रज भाषा भी क्या है, पश्चिमी हिंदी
की उपभाषा की ही जो है उसके अंतर्गत ही आती है। इस कारण से ब्रजभाषा क्या हुई, ब्रजभाषा वो भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुआ माना जाता है। ठीक है, तो ब्रजभाषा जो है, ब्रजभाषा का क्षेत्र है कौन कौन सा, मथुरा, फिर आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में ये ब्रजभाषा बोली जाती है। अब ब्रजभाषा के अन्य नाम भी हैं, कई और नामों से भी इसको पुकारा जाता है। जैसे कहीं कहीं ब्रजी शब्द का उल्लेख मिलता है ब्रजभाषा के स्थान पर, ब्रजी। तो ब्रज जो है, ब्रजभूमि इसकी केंद्र रहने के कारण इसका ये नाम ब्रजभाषा पड़ा था। तो कहीं इसको ब्रजी कहते हैं, कहीं ब्रिज कहते हैं, कहीं ब्रिजकी कहते हैं, तो कहीं मणिमाधुरी का प्रयोग मिला है, मणिमाधुरी। फिर कहीं कहीं नागभाषा का भी प्रयोग मिलता है और कहीं पर अंतर्वेदी का भी। वास्तव में ये जो अंतर्वेदी जो नाम दिया गया ब्रजभाषा को, इसको इस नाम को देने का श्रेय है जॉर्ज ग्रियर्सन को, उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं कुछ विशेषताएं ब्रजभाषा की। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि ब्रजभाषा का जो साहित्य है वो अत्यंत ही उन्नत है। उसमें लोक साहित्य की भी रचना हुई है और साहित्य की भी रचना हुई है, उन्नत साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, तो अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि ब्रजभाषा ये तो बोली है, फिर भाषा इसको क्यों कहा गया है। तो वास्तव में जो हिंदी साहित्य का मध्य युग था, मध्य युग, उस मध्य युग में उन्नत जो साहित्य है वो प्रचुर मात्रा में लिखा गया, इसलिए जो है उसे भाषा कहा जाने लगा। और ये शब्द आज भी इससे जुड़ा हुआ है और आज भी इससे जुड़े होने के कारण आज भी हम इस भाषा शब्द को इस्तेमाल करते हैं ब्रजभाषा के नाम के साथ, ब्रज के साथ। तो अब हम इसकी बारे में कुछ और रचनाकारों को भी देख लेते हैं कि ब्रजभाषा चूँकि इतनी संपन्न भाषा रही है, तो कुछ रचनाकार इनके प्रमुख रूप से देख लेते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले जो है नाम आता है सूरदास का, इसके बाद हैं तुलसीदास। तुलसीदास चूँकि वो राम भक्त थे और राम का क्षेत्र अवध था, इसलिए उन्होंने मुख्यतः अवधि में ही रचना की है, किंतु उन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा नंददास हैं, बिहारी हैं, घनानंद हैं, देव हैं, रत्नाकर हैं, पद्माकर हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं संक्षेप में। तो सबसे पहली जो विशेषता है ब्रजभाषा की वो क्या है कि इसमें ऊष्म व्यंजन आप जानते ही हैं, 3 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो इन ऊष्म व्यंजनों में 3 ऊष्म व्यंजनों के बदले सिर्फ एक ही ऊष्म व्यंजन का प्रयोग होता है, वो है दंत्य स। जैसे कष्ट को ये कष्ट बोलेंगे, नष्ट को नष्ट बोलेंगे ब्रजभाषा में। ठीक है, उसके बाद दूसरी विशेषता है कि री जो है, री के बदले ये री का प्रयोग करते हैं, री के बदले री का प्रयोग। जैसे ऋषि के बदले ये बोलेंगे ऋषि, फिर ऋण के बदले बोलेंगे ऋण। तो इस तरह से होता है। तीसरी विशेषता है कि यहाँ य, ब्रज भाषा में य की जगह पर म का प्रयोग होने लगता है। य जहाँ जहाँ पर वो शब्द में य आता है हिंदी में, उस य के बदले वे म का प्रयोग करते हैं। जैसे पाएंगे का पामेंगे हो जाता है। फिर चौथी विशेषता है कि अण का न हो जाता है। अण जो है, अण के बदले न का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। अण जहाँ जहाँ पर आता है उसका उच्चारण वो न में हो जाता है। जैसे प्रवीण को प्रवीण कहते हैं। ठीक है, फिर अगली विशेषता है कि ढ़ और ल, ढ़ और ल, इन तीनों के स्थान पर र का प्रयोग देखने को मिलता है हमें। इन तीनों के स्थान पर र का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा के बदले क्या आ जाता है, घोड़ा। फिर कढ़ी के बदले करी। फिर उलझ के बदले उरज। तो ये देखिए आप र आ रहा है। इसके बाद अंतिम विशेषता इसमें हम देखेंगे वो है आकारांत की जगह ओकारांत की बहुलता। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी आकारांत ओकारांत की। खड़ी बोली क्या है, आकारांत जो है बोली है, उसमें आकारांत शब्दों की प्रचुरता है। वहीं ब्रज भाषा में औकारांत शब्दों की प्रचुरता है, औकार से अंत होता है। जैसे हमारा का ब्रज भाषा में क्या हो जाएगा, हमारो। उनका का उनको।
तो ये क्या हुई, ब्रजभाषा का ये संक्षिप्त परिचय हुआ। इसके बाद हम देखेंगे अगला हरियाणवी। तो दोस्तों हरियाणवी जो है हरियाणा की बोली है। तो हरियाणवी का जो विकास हुआ वो शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ, चूँकि ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां हैं, तो उनमें से हरियाणवी भी एक है। तो हरियाणवी चूँकि शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। किंतु शौरसेनी अपभ्रंश का जो पश्चिमी रूप है, वास्तव में अगर देखा जाए हरियाणवी का उद्भव, तो वो शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से ये निकली है हरियाणवी बोली। तो हरियाणवी के कई सारे अन्य नाम भी हैं, जैसे हरियाणवी को हरियाणी भी कहा जाता है। फिर बांगड़ू तो है, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है नाम वो है बांगड़ू। हरियाणवी के बदले बांगड़ू नाम प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि बांगड़ू जो है किस बोली का अन्य नाम है, ठीक है, या फिर हरियाणवी का अन्य कोई नाम बताइए। तो बांगड़ू जो है सबसे प्रसिद्ध है, वो कह सकते हैं आप। हरियाणी भी कह सकते हैं या फिर देसाणी भी कह सकते हैं, देसाणी। तो ये जो है कुछ नाम है, प्रचलित नाम हरियाणी भाषा के लिए। अब इसकी हम प्रमुख बोलियों को अगर देख लें तो इनकी 2 प्रमुख बोलियां हैं, एक है बांगड़ू और दूसरा जाटू। ये बोली है इनकी उपबोली, प्रमुख उपबोली हरियाणवी की। अब अगर हम क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा जो क्षेत्र है, हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे भाग हैं। मुख्यतः हरियाणा तथा दिल्ली का जो देहाती भाग है, वो देहाती भाग में ये बोला जाता है। जैसे ये हरियाणा दिल्ली के देहाती भाग हुए। फिर और जो जब जगह हैं जैसे करनाल हो गया, रोहतक हो गया, हिसार हो गया, पटियाला, नाभा आदि। आपने दंगल फिल्म देखी होगी। दंगल फिल्म में जो आमिर खान और उसके जो हैं बेटियां वगैरह, वो जो वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो भाषा वास्तव में क्या है, वो हरियाणी है। यानी ये जो है इसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो हरियाणी में केवल जो है लोक साहित्य की रचना हुई है और उसका जो है कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। आइए अब हम इसकी विशेषताओं को थोड़ा देख लेते हैं संक्षेप में। तो पहली विशेषता ये है कि एक व्यंजन के स्थान पर द्वित्व व्यंजन, सिंगल व्यंजन के स्थान पर द्वित्व डबल व्यंजन का प्रयोग करते हैं हरियाणी में। जैसे भीतर, भीतर जो शब्द है, भीतर के बदले हरियाणी में प्रयोग करेंगे क्या, भीतर, भीतर। उसी तरह गाड़ी, गाड़ी के बदले वो लोग कहेंगे गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। यानी डबल जो होता है व्यंजन का प्रयोग होता है। दूसरी जो विशेषता है वो है अड़ौ का ड हो जाना है। जैसे वही बड़ा, बड़ा, पेड़, पेड़। बड़ा को बड़ा बोलेंगे, बड़ा है तो बड़ा है, पेड़, पेड़। फिर तीसरी विशेषता है कि को के बदले ने का प्रयोग करते हैं हरियाणवी में। तो को जहाँ जहाँ पर लगता है, को जो है ये जो कारक चिन्ह है, इसका प्रयोग यहाँ हरियाणवी में ने के रूप में हो जाता है। जैसे राजू को जाना है अगर कहा जाए, ठीक है, तो कर्म कारक का चिन्ह है, तो राजू को जाना है तो यहाँ हो जाएगा राजू ने जाना है, राजू ने जाना है। फिर नौ का उच्चारण यहाँ अणौ की तरह। अभी हमने देखा क्या, उधर ब्रज भाषा में अणौ का न हो जाता था, ब्रज भाषा में अणौ का न हो जाता है और हरियाणवी में क्या होता है, यहाँ नौ का अणौ हो जाता है। तो ये कुछ कुछ अंतर हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं फिर खड़ी बोली में भी हमने देखा था क्या, वहाँ भी नौ का अणौ हो जाता था। तो खड़ी बोली हरियाणवी, चूँकि ये दोनों जो है आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है तो एक मिलती जुलती है चीज़ें। तो खड़ी बोली हरियाणवी दोनों में नौ का अणौ हो जाता है। जहाँ जहाँ नौ का उच्चारण होगा वहाँ हरियाणवी या खड़ी बोली में अणौ हो जाएगा। जैसे पानी, पानी को हरियाणवी में कहेंगे पानी। फिर जाना को जाना, मैंने जाना है, ठीक है। तो ये हरियाणवी भाषा हुई, बोली हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे अगली बुंदेली बोली को। तो बुंदेली भी चूँकि निकली है पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए इसका भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो वास्तव में जो है इसका ये जो नाम पड़ा बुंदेली, ये बुंदेले राजपूतों के कारण, ये जो बुंदेले राजपूत थे, इन बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये जो झांसी है, छतरपुर है, सागर है, ये इसके इत्यादि जो हैं ये जगह, इसके आसपास के भाग को हम बुंदेलखंड कहते हैं, क्योंकि बुंदेले राजपूतों की ये स्थली थी, तो बुंदेलखंड कहते हैं। और वहीं की जो बोली है उसी को हम बुंदेली या बुंदेलखंडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहीं की बोली को बुंदेली या फिर बुंदेलखंडी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम बुंदेलखंडी भी हैं बुंदेली के। ठीक है, तो इसका अगर हम क्षेत्र देखें तो ये क्षेत्र कौन कौन से होंगे? झांसी होगी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है बुंदेली। अब अगर इसकी प्रमुख बोलियों की बात अगर हम करें कि कौन कौन सी इसकी प्रमुख बोलियां हैं, तो इसकी प्रमुख उपबोलियां, मतलब बुंदेली बोली की उपबोलियां, तो वो आएंगी बानफरी, राठौरी और लोधांती। तो ये जो हैं 3 मुख्यतः, इत्यादि और भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 जो है बुंदेली की बोलियां हैं। तो इसकी जो है, इसकी बानफरी उपबोली जो है, वास्तव में इसकी बानफरी उपबोली की ही एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसको हिंदी साहित्य में भी विशेष स्थान मिला है, वो है आल्हा। आल्हा खंड जो है, इस तरह से आल्हा गीत वगैरह होते हैं वीरतापूर्ण, तो उनको स्थान मिला है। अब आइए हम कुछ विशेषता देख लेते हैं। तो बुंदेली में ब्रज भाषा में जो ए और औ होता था प्रयोग, उसका यहाँ पर ए ओ हो जाता है। तो ए का ए और औ का ओ, जैसे और को यहाँ फिर और कहेंगे, जैसो को जैसो, तो ये हो जा रहा है ए के स्थान पर ए के स्थान पर ए और औ के स्थान पर ओ। दूसरी विशेषता है कि यहाँ सौ जो है, बुंदेली में सौ का उच्चारण छ की तरह होता है। सौ जो है छ हो जाता है, जैसे सीढ़ी, सीढ़ी को सीढ़ी नहीं कहेंगे, वो लोग कहेंगे छीढ़ी। सात को सात नहीं बोलेंगे, छात्र रुपया तो। ठीक है, तो अगली जो विशेषता है वह है बुंदेली की कि के लिए जो है, के लिए हम प्रयोग करते हैं, राम के लिए, सीता के लिए, तो के लिए के स्थान पर वे के लाने का प्रयोग करते हैं। के लिए के बदले के लाने, जैसे रवि के लिए है, यानी यह पुस्तक या कलम रवि के लिए है, तो वे कहेंगे रवि के लाने हैं। ठीक है, अंतिम इसकी विशेषता हम देखेंगे वो है कि यहाँ अत्यंत जो है अल्प प्राणीकरण होता है, यानी अल्प प्राण, महाप्राण को अल्प प्राण कर देते हैं। हमने व्यंजन में पढ़ा था, व्यंजनों के वर्गीकरण में अल्प प्राण महाप्राण, स्वरों के वर्गीकरण में भी अल्प प्राण महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण जिस वर्ण के उच्चारण में जो है बहुत कम समय लगता है उसको अल्प प्राण, और महाप्राण जिसमें अल्प प्राण की तुलना में दुगना, डबल समय लगता है उच्चारण में, उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ जो है अल्प प्राणीकरण, यानी महाप्राण व्यंजन को अल्प प्राण में लाया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे भूख, भूख में ख है, यहाँ ख महाप्राण व्यंजन है, तो भूख जो है, भूख को भूख कर दिया, भूख, तो ये ख के बदले क। ठीक है, क जो है अल्पप्राण, ख महाप्राण, ग अल्पप्राण, घ महाप्राण। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला और तीसरा जो है वर्ण वो वर्गीय व्यंजन में वो अल्पप्राण होता है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो ख के बदले क कर दिया गया, भूख को भूख कर दिया गया, हाथ को हाथ कर दिया, फिर दूध को दूध। तो ये है अल्पप्राणीकरण, ये बुंदेली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आइए हम देखते हैं अगली बोली पश्चिमी हिंदी की। तो अगली बोली है कन्नौजी। तो कन्नौज इसका मूल क्षेत्र रहा है, केंद्र रहा है, इस कारण से इस बोली का नाम कन्नौजी पड़ा। चूँकि ये भी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए इसका भी विकास क्या है, शौरसेनी से माना जाता है। कुछ विद्वान जो हैं वे मानते हैं कि कन्नौजी वास्तव में ब्रजभाषा की ही एक उपबोली है, क्योंकि इतनी समानता है इनमें, इतनी समानता देखने को मिलती है कि समानता के कारण ही लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कन्नौजी वास्तव में ब्रजभाषा की एक उपबोली है। ठीक है, अब अगर हम इसके क्षेत्र को देखें तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, ये इटावा में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में, शाहजहाँपुर में, कानपुर, हरदोई,
पीलीभीत इत्यादि जगहों पर ये बोली जाती है कन्नौजी बोली। अब अगर हम विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता में क्या है, पहली विशेषता ये होगी कि ओकारांत शब्द की बहुलता है। ओकारांत, ओ से अंत होने वाले, ओकार से अंत होने वाले शब्द इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो ओकारांत शब्दों की प्रचुरता है। जैसे हमारा, हमारो, किया, कियो, बड़ा, बड़ो, तो ओ। अगली विशेषता है इसकी कि औ जो है, औ जो स्वर है, औ का उच्चारण जो है औ हो जाता है। यहाँ औ का उच्चारण औ की तरह हो जाता है। जैसे कौन, कौन को कौन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कुन, कौन, ये कुन लिखा है, माफ़ कीजिएगा गलत लिखा हुआ है, होगा कौन, 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 ऊ आ जाएगा, ऊ की मात्रा दी हुई है, वास्तव में ऊ का चिन्ह आएगा क के बाद। उसके बाद जौहर, जौहर की जगह जौहर, ठीक है, इसी तरह से ऊ यहाँ भी आएगा। तो ये हो गई कन्नौजी। अब इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी, जो दक्षिण यानी दक्षिण भारत में बोली जाने के कारण मुख्यतः इसका नाम दक्षिणी पड़ा है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में बोली जाती है, दक्षिण भारत का ये हिंदी है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी। ठीक है, और चूँकि यह भी क्या है, पश्चिमी हिंदी की है के अंतर्गत ही आती है, इसलिए इसका भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका जो बोली है, इसकी बोली का मूल आधार जो है वो है कि ये दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, तो 14वीं 15वीं शताब्दी में ये खड़ी बोली जो है, जो थी वहाँ की उस समय दिल्ली के आसपास की, तो 14वीं 15वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली जो है वो इसका आधार है दक्षिणी का। यानी वहाँ जो बोली जाती थी खड़ी बोली, बाद में वे लोग जो हैं वहाँ के रहने वाले मुसलमान, वे इस बोली को बोलते थे, और वे खड़ी बोली बोलने वाले जब गए दक्षिण भारत में, जब वे दक्षिण भारत में पहुँचे तो वहाँ उनके साथ ये खड़ी बोली वहाँ गई। तो ये वास्तव में दक्षिणी क्या है, ये खड़ी बोली का ही रूप है, और वो जब दक्षिण भारत में जाकर वहाँ जाती है तो वहाँ के स्थानीय जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के मिलन से जो है एक दूसरे तरह की भिन्न जो है बोली की तरह रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये हो गई आपकी दक्षिणी। तो दक्षिणी का क्षेत्र क्या है, मूल क्षेत्र के रूप में अगर देखें तो इसका क्षेत्र है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, और ये मुख्य रूप से है। अगर गौणतः बात करें तो गौणतः इसका क्षेत्र होगा आपका बरार, बम्बई तथा मध्य प्रदेश, ये जो है ये इसके गौण क्षेत्र कहलाएंगे। अब इसकी कुछ उपबोलियों को देख लेते हैं। तो दक्षिणी जो हिंदी है उसकी उपबोलियाँ हैं, पहली है गुलबर्गी, फिर है बीदरी, उसके बाद बीजापुरी और हैदराबादी। तो ये कुछ मुख्य बोलियां हैं ये आपकी क्या कहते हैं दक्षिणी हिंदी की। हाँ, तो ये पश्चिमी हिंदी समाप्त हो गई, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। इसके बाद हम अगली बोली को देखेंगे, वो है पूर्वी हिंदी की बोली जो है अवधी। सबसे पहले तो पूर्वी हिंदी जो है, चूँकि पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इसके अंतर्गत जो भी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन तीनों का विकास हम देखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, तो यह क्या है, पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है अवधी, और इसका केंद्र क्या है, अयोध्या है। तो अयोध्या शब्द जो है, इस अयोध्या शब्द का विकसित रूप क्या है, अवध है। अयोध्या जो शब्द है उसका विकसित रूप है अवध, और अवध से ही बनी है ये अवधी। अवध में बोली जाने के कारण इसको अवधी नाम दिया गया। ठीक है, तो इसके और भी कुछ नाम हैं अवधी के, अवधी को और भी नामों से पुकारा जाता है। ये सब कुछ जो अन्य नाम है ये सब याद रखने की वाली बात है, क्योंकि ये पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अवधी के और कौन से नाम हैं, या फिर नाम देकर बोलेगा कि कौशली जो है किस बोली की का एक अन्य नाम है। तो अवधी के अन्य नाम है कौशली और बैसवाड़ी। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसकी प्रमुख उपबोलियों को देखें तो प्रमुख उपबोलियों में आएगी बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी तथा बनौधी, वन की अवधि। ठीक है, तो ये अवधि की कुछ प्रमुख बोलियां हैं। अब इसके हम कुछ प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। तो अगर प्रमुख कवियों की बात करें तो इसमें प्रमुख कवियों की जो है बहुत माने भरमार है, किंतु फिर भी हम यहाँ थोड़े से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों को लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले शीर्ष पर स्थान आता है तुलसीदास का, फिर मलिक मोहम्मद जायसी का,
फिर मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं, उस्मान हैं, ये जो है कुछ प्रमुख नाम हैं। और भी हैं किंतु कितने नाम गिनाए जाएं, यहाँ इतना काफ़ी है। अब जो है हम इसके क्षेत्र को देखें। इसका क्षेत्र क्या है? लखनऊ, लखनऊ में बोली जाती है। अवधी, इलाहाबाद में, फ़तेहपुर में, फिर मिर्ज़ापुर, उन्नाव में, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इन सब जगहों पर ये बोली जाती है। ठीक है, तो अवधी की अब कुछ विशेषताओं पर नज़र डाल लेते हैं। चूँकि एक समय ये जो है बहुत समृद्ध भाषा के रूप में इसने स्थान पाया हुआ था, तो इसकी विशेषताएं कुछ हम देख लेते हैं। अच्छी, तो पहली जो विशेषता है वो है कि य और व के स्थान पर अ का प्रयोग होता है, यानी उच्चारण जो है य व का अ के रूप में होता है। यानी जहाँ जहाँ य और व आता है शब्द में, सामान्यतः हिंदी में, उस य व के स्थान पर वहाँ अवधि में अ लग जाता है। तो जैसे रखिए, रखिए की जगह ये रखिए नहीं कहेंगे, बोलेंगे रखियो, रखियो। छुअत, छुअत को ये कहेंगे छुअत। ठीक है, तो यही दूसरी विशेषता है, अ की जगह यहाँ न का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे खड़ी बोली और हरियाणवी में क्या देखा हमने? न के बदले अण का। फिर वहाँ दूसरा जो है ब्रज भाषा में क्या था? यही था सेम, अण के बदले न का प्रयोग। तो ब्रज भाषा और अवधी में ये दोनों समानता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अण की जगह न का प्रयोग होता है अवधि में। जैसे प्राण का प्राण, कर्ण का करण, तो अण की जगह न का प्रयोग। अगली विशेषता है इसका, य की जगह जो है ज का प्रयोग भी होता है, देखने को मिलता है। जगह जगह पर य के स्थान पर ज का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जैसे यज्ञ, यज्ञ के स्थान पर ये कहेंगे यज्ञ। तो आज यज्ञ है, यज्ञ चल बका, यज्ञ बा, तो यज्ञ बोलते हैं। फिर योग्य को योग्य बोलेंगे। इसके बाद की अगली विशेषता है, व के स्थान पर ब का उच्चारण होता है यहाँ, यानी व के बदले ये ब बोलते हैं, व नहीं बोलते हैं। जैसे व्यास, व्यास को ये व्यास नहीं कहेंगे, अवधि में कहेंगे व्यास। फिर वन को वन नहीं कहेंगे, बन कहेंगे, बन। ठीक है, वानर को बानर। तो ये शब्द आया है अवधि से। इसके बाद अगली विशेषता है, ल का उच्चारण यहाँ पर र के रूप में होता है। ल को र की तरह उच्चारण किया जाता है। जैसे जहाँ जहाँ ल आएगा वहाँ र हो जाएगा। जैसे फल, फल को ये कहेंगे फर, फर खाएम। फिर हल, हल के बदले कहेंगे हर, हर मतलब हल। तो ये अवधि हो गई बोली। अब जो है हम पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली को देखते हैं। तो पूर्वी हिंदी की जो दूसरी बोली है उसका नाम है बघेली। तो इसका भी विकास अर्धमागधी से हुआ है, क्योंकि पूर्वी हिंदी ही अर्धमागधी से निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, ये प्रमुख बोली है एक पूर्वी हिंदी की। तो ये जो है बघेली, वास्तव में बघेले जो राजपूत थे, बघेले राजपूतों के कारण जो है ये इसका नाम ये पड़ा। तो बघेले राजपूतों के आधार पर जो रीवा जो क्षेत्र है या उसके आसपास का क्षेत्र, उसको बघेलखंड कहते हैं हम लोग, बघेलखंड कहा जाता है। और वहाँ की बोली के कारण होने के कारण इसे बघेलखंडी या फिर बघेली नाम भी दिया गया है। ठीक है, बघेली कहें या बघेलखंडी कहते हैं। तो अगर हम इसकी कुछ उपबोलियों को देखें, प्रमुख उपबोलियों को, तो इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं तिरहारी, जुराड़ और गहोरा। ये इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र क्या है? रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास के क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। अब आइए कुछ विशेषताओं को हम देख लेते हैं बघेली की। तो पहली विशेषता ये है कि व का उच्चारण यहाँ ब की तरह होता है, व को ब की तरह बोलते हैं। जैसे आवा, आवा को आब, नाव, नाव को नाब, नाब से जाए। तो दूसरी जो विशेषता है बघेली की वो है सर्वनाम जो है यहाँ, सर्वनाम। तो सर्वनाम में मुझे, जो सर्वनाम है मुझे, तुझे, तो मुझे के बदले मुआ या मोही का प्रयोग होता है और तुझे के बदले तुआ या तोही का प्रयोग करते हैं ये। ठीक है, तो ये बघेली की कुछ विशेषता हुई। अब पूर्वी हिंदी की अंतिम बोली को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी की अंतिम बोली है। तो इसका भी विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसके कुछ नाम हैं, अन्य नाम क्या है? माने छत्तीसगढ़ी को और किन नामों से जाना जाता है? तो लरिया, पूछते हैं लरिया किस बोली का अन्य नाम है?
तो छत्तीसगढ़ी का। लरिया है, खलटाही है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए नाम जो है अन्य नाम एकदम जहन में रख लीजिएगा। उसके बाद अब उपबोलियाँ देखते हैं इनकी, यानी छत्तीसगढ़ी की कौन कौन सी और उपबोलियाँ हैं। तो सरगुजिया जो है एक है उपबोली, दूसरा है सदरी, तीसरा बैगानी, बैंगनी नहीं बैगानी, फिर है बंझावली। ये इसकी कुछ प्रमुख उपबोलियाँ हैं। इसके बाद क्षेत्र देखें कहाँ कहाँ बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। तो सरगुजा में, कोरिया में, कोरिया ये वो कोरिया नहीं, किम जोंग ऊ वाला कोरिया नहीं, ये भारत का है, भारत में भी है कोरिया, छत्तीसगढ़ का है। तो कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर जो है, दुर्ग है, नंदगांव है और कांकेर है। तो ये सब जो है इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अब कुछ विशेषताओं पर नज़र डाल लेते हैं हम छत्तीसगढ़ी की। तो पहली विशेषता क्या है कि ए और औ का क्रमशः ऐ और औ हो जाता है यहाँ, यानी ए के स्थान पर उच्चारण होता है ऐ का, औ जहाँ जहाँ जिस शब्द में प्रयोग होता है वहाँ औ के स्थान पर औ का उच्चारण हो जाता है। जैसे बैल, बैल को छत्तीसगढ़ी में कहेंगे बैल, अरे तू बैल बारे का रे, बैल बारे का। फिर जौन को कहेंगे जौन, जौन है तौन से। दूसरी विशेषता हो गई छत्तीसगढ़ी की कि इसमें अड़ का जो है, अड़ का उच्चारण ई हो जाता है। अड़ जहाँ जहाँ जिस शब्द में प्रयोग होगा उसके अड़ के स्थान पर ई का प्रयोग छत्तीसगढ़ी में होगा। जैसे लड़का, लड़का को कहेंगे लइका, लड़का लइका, लड़की लइकी, तो लइका बा लइकी बा। अब तीसरी जो विशेषता है छत्तीसगढ़ी की वो है सौ का छ। तो सौ का छ के रूप में प्रयोग होता है। इसके पहले भी हमने देखा है इसी तरह से सौ को छ, तो उसी तरह से उदाहरण आ जाता है। सीता को छीता बोलेंगे, छीता मैया की जय। तो सौत का छौत, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ी। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं राजस्थानी हिंदी की बोलियों को। तो राजस्थानी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं वे सारी शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित हुई हैं। शौरसेनी अपभ्रंश का उपनागर रूप, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हम 4 बोलियों को मुख्यतः जानते हैं, देखते हैं उसको। तो पहली जो बोली है वो है हमारी मारवाड़ी। तो पहली बोली मारवाड़ी है। तो दोस्तों इसका जो है ये पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की यह प्रमुख बोली मानी जाती है। और चूँकि ये भी आपकी राजस्थानी हिंदी से निकली है इसलिए शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो इसके जो साहित्यिक रूप है मारवाड़ी का, उस साहित्यिक रूप को हम डिंगल के नाम से जानते हैं। डिंगल भी कहा जाता है, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। और डिंगल को एक और नाम भी दिया गया है, वो है भाट भाषा। तो डिंगल को भाट भाषा के रूप में भी हम जानते हैं। डिंगल में बहुत सारे जो है साहित्य और लोक साहित्य दोनों तरह की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें मीराबाई जो है कवयित्री बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यदि हम इसकी उपबोलियों को देखें तो इसकी उपबोलियों में आते हैं मेरवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी और सिरोही। ये जो है प्रमुख उपबोलियां हैं मारवाड़ी की। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है ये जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर इत्यादि जगहों पर बोली जाती है मारवाड़ी, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है मारवाड़ी की कि इसमें जो है से का उच्चारण सू या ऊ हो जाता है। से जो है, से का उच्चारण सू या ऊ हो जाता है। राणा जी से, तो राणा जी सू। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है ये है कि मे का उच्चारण यहाँ माए हो जाता है। ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं मारवाड़ी की। इसके अलावा का के की जो है, का की के, ये तीनों जो हैं इनका उच्चारण ना नी ने की तरह होता है। का के बदले ना, की के बदले नी और के बदले ने। अब दूसरी बोली को देखते हैं हम राजस्थानी हिंदी की, वो है मेवाती। तो मेवाती जो है यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और यह जो है उत्तरी राजस्थान की प्रमुख बोली है। मेवाती उत्तरी राजस्थान की प्रमुख बोली है और मेवाती का नाम जो है मेव जाति के इलाके के कारण
ये नाम पड़ा है, मेव जाति का इलाका। इसकी अगर हम अन्य नाम अगर देखें, अन्य नाम कहते हैं, मेवाती का अन्य नाम नहीं, उपबोलियाँ। इसकी उपबोलियाँ क्या है? अहीरवाटी, राठी, नहेर, कठर और गुजरी। तो ये जो है मेवाती की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। और यदि अब हम क्षेत्र की बात करें तो ये अलवर में, गुड़गांव में, भरतपुर में, करनाल और दिल्ली के कुछ भागों में बोली जाती है मेवाती। अब विशेषता जो है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि मेवाती ओकारांत बहुला बोली है, यानी ओकारांत, ओकार की मात्रा से अंत होती है, जैसे एकों, बैंकों, कहको, इस तरह से। अब राजस्थानी हिंदी की तीसरी प्रमुख बोली है जयपुरी। तो जयपुर इसका केंद्र रहा है, इसीलिए इसको जयपुरी नाम दिया गया है। इसका भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यह जयपुरी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। राजस्थान का पूर्वी भाग जो है वहाँ यह मुख्यतः बोली जाती है। ठीक है, तो इसका अगर हम अन्य नाम देखें तो इसके अन्य नाम को ढूंढानी भी कहते हैं। यानी ढूंढानी किस बोली का अन्य नाम है? तो जयपुरी का, क्योंकि इस क्षेत्र का जो है पुराना नाम, यानी जयपुर जो है, इस जयपुर क्षेत्र का पुराना नाम ढूंढाड़ था। तो ढूंढाड़ की बोली है, इसलिए ढूंढानी। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो है, ये एक ढूंढारी है और ढूंढानी, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्र अगर हम देखते हैं, अगर इसकी क्षेत्र जो है वो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, इन सब जगहों पर जयपुरी ज़्यादा बोली जाती है। और इसकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं तोड़ावाटी, काठंडा, चौरासी। तोड़ावाटी, काठंडा और चौरासी आदि ये जयपुरी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है जयपुरी की कि मैंने के लिए, यानी मैंने के स्थान पर गने या मन्ने का प्रयोग होता है, मन्ने जाना है। ठीक है, तो जयपुरी में मैंने की जगह गन्ने या मन्ने का प्रयोग होता है। दूसरी विशेषता क्या है? कृदंत क्रियाएं। कृदंत क्रियाएं जो हैं वो ऊकारांत होती हैं, यानी ऊकार की मात्रा से उसका अंत होता है, जैसे दीनू, लीनू। तो देना, लेना का दीनू, लीनू। अब आइए हम इसकी अंतिम बोली को देख लेते हैं राजस्थानी हिंदी की, वो है मालवी। तो मालवा इसका क्षेत्र है, इसका भी विकास अपभ्रंश हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, और यह दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है। तो इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है, इसी कारण से इसको मालवा, मालवी नाम पड़ा है इसका। इसके अलावा जो है अगर हम इसके क्षेत्र को देखें तो इसके क्षेत्र हैं, मालवा तो है ही, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल तथा होशंगाबाद आदि जगहों पर ये बोली मालवी बोली जाती है। और इसकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं सोंडवारी, रांगड़ी, पाटवी और रतलामी। ये इसकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं। और विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि काकी के जो है, यानी ये संबंध कारक के जो चिन्ह हैं काकी के, इनके स्थान पर का के बदले थाका, की के बदले थाकी और के बदले थाको, थाका, थाकी, थाको। का की के स्थान पर थाका, थाकी, थाको का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम अगली बोली की ओर चलते हैं, पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ। तो दोस्तों पहाड़ी हिंदी जो है, पहाड़ी हिंदी की ऐसे तो उसको 3 वर्ग में बांटा जाता है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। किंतु ये मध्यवर्ती पहाड़ी की ये जो 2 बोलियां हैं, कुमायूनी और गढ़वाली, ये मुख्य बोलियां, प्रतिनिधि बोलियां मानी जाती हैं पहाड़ी हिंदी की। इसलिए यहाँ हम इन दोनों का परिचय देखेंगे। तो पहले है कुमायूनी। तो यह कुमायूनी जो है पहाड़ी हिंदी की ये जो बोलियां हैं दोनों, ये खस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। खस अपभ्रंश से। तो पहाड़ी हिंदी का जो है कुछ साहित्य कुमायूनी में देखने को मिलता है। पहाड़ी हिंदी का कुछ साहित्य हमें कुमायूनी में जो बोली है इसमें हमें देखने को मिलता है। और इसकी लिपि, यानी इस बोली को लिखा जाता है नागरी लिपि में। इसके अलावा कुछ अगर हम उपबोलियों को अगर देख लें तो पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी की कुछ उपबोलियां हैं, खसपरजिया, कुमाया और पछाई तथा गंगोला और दानापुरिया, ये इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं पहाड़ी हिंदी की। अब इसके क्षेत्र की बात करें यदि, तो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये नैनीताल के जो उत्तरी भाग है,
नैनीताल का उत्तरी भाग, अल्मोड़ा हो गया वहाँ, फिर से पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के ज़िलों में ये बोली जाती है बोली कुमायूनी। ठीक है। अब जो है इस बोली के जो साहित्यकार हैं, कुछ साहित्यकार प्रसिद्ध हैं, उनके नाम हैं इस प्रकार: गुमानी पंत, कृष्णदत्त पांडे और शिवदत्त सत्ती। ये प्रमुख साहित्यकार हैं कुमायूनी बोली के। अब आइए हम जल्दी से देख लेते हैं गढ़वाली बोली को भी। तो गढ़वाली बोली भी पहाड़ी खस अपभ्रंश से विकसित हुई है और यह जो पहाड़ी हिंदी की दूसरी प्रमुख बोली है। इसको भी नागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है। तो यह जो है इस बोली का केंद्र गढ़वाल होने के कारण इसका नाम गढ़वाली पड़ा है। गढ़वाली बोली का केंद्र गढ़वाल है, इसलिए गढ़वाल की बोली होने के कारण इसे गढ़वाली कहा जाता है। तो यहाँ बहुत सारे गढ़ होते मने हैं, बहुत सारे गढ़ होने के कारण मध्य युग के लोगों ने इसे गढ़वाल कहना शुरू किया था। तो गढ़वाल की बोली गढ़वाली। और अगर हम इसकी प्रमुख उपबोलियों के देखें तो इसकी प्रमुख उपबोली है श्रीनगरिया, राठी, नागपुरिया और नगपुरिया, सलानी और टेहरी। ये इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं गढ़वाली की। और अगर हम इसके क्षेत्र को देखें तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत यह गढ़वाल तथा उसके आसपास जो है क्षेत्र टेहरी, अल्मोड़ा, देहरादून का उत्तरी भाग जो है वहाँ, फिर सहारनपुर का भी उत्तरी भाग, बिजनौर का भी उत्तरी भाग और मुरादाबाद के उत्तरी भाग में ये गढ़वाली बोली बोली जाती है। आइए अब हम अंतिम जो है देख लेते हैं बिहारी हिंदी की बोलियों को। तो दोस्तों बिहारी हिंदी जो है, बिहारी हिंदी की सभी बोलियों का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो भोजपुरी जो है पहली बोली, इसको हम देखते हैं जो हुई है विकसित मागधी अपभ्रंश से। तो भोजपुरी के और भी कुछ नाम हैं, अन्य नामों से भी उसको पुकारा जाता है। इसको पूर्वी भी कहा जाता है या भोजपुरिया कहते हैं। तो मुख्यतः पूर्वी जो है ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि पूर्वी किस बोली का अन्य नाम है, या फिर भोजपुरी का अन्य नाम क्या है। तो पूर्वी या भोजपुरिया। तो अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो भोजपुरी जो है उत्तर में नेपाल की दक्षिणी सीमा रेखा के आसपास से लेकर, उत्तर में नेपाल की दक्षिणी सीमा रेखा के आसपास से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक, उत्तर में नेपाल की दक्षिणी जो सीमा रेखा है वहाँ उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर के क्षेत्र तक, और पश्चिम में अगर वेस्टर्न साइड में जाएं तो पश्चिम में पूर्वी मिर्ज़ापुर, बनारस तथा पूर्वी फैज़ाबाद ज़िलों में ये बोली जाती है। फिर रांची है, पटना में भी, बस्ती में, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सिवान, फिर गोपालगंज में भी बोली जाती है, गाज़ीपुर में भी, बलिया और भोजपुर तो है ही, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है केंद्र, भोजपुरी का केंद्र भोजपुर रहने के कारण भोजपुर गांव से इसका विकास हुआ था, इसी कारण से इसको भोजपुरी नाम दिया गया। तो भोजपुर है ही, पलामू आदि जगहों पर ये भोजपुरी बोली जाती है मुख्य रूप से। तो भोजपुरी के अगर हम प्रमुख रचनाकारों को देख लें तो प्रमुख रचनाकारों में ये दो नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक है महापंडित राहुल सांकृत्यायन और दूसरा भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का विदेशिया बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अगर हम इसकी कुछ उपबोलियों की बात करें तो भोजपुरी की उपबोलियां हैं मधेसी, गोरखपुरी और छपरहिया। छपरा से बना है छपरहिया। तो ये क्या हैं? उपबोलियां हैं भोजपुरी की। और भोजपुरी को नागरी तथा कैथी लिपि में लिखा जाता है। इन दोनों लिपियों में इसको लिखा जाता है। भोजपुरी की दो लिपियां हैं, दो लिपियों में लिखा जाता है, नागरी और कैथी लिपि। ठीक है। किंतु जो बही खाते हैं, बही खाता जब करते हैं, बही खाते का हिसाब किताब का लेखन जो होता है उसकी लिपि है महाजनी लिपि। तो बही खाते के लिए महाजनी लिपि का प्रयोग किया जाता है भोजपुरी में। इसके बाद अगली बोली देख लेते हैं हम, मगही जिसको कहते हैं। तो मगही जो है यह भी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और मगही जो है वो मागधी का ही विकसित रूप है। मागधी का ही नाम विकसित होकर आगे जाके वो मगही के रूप में जाना गया। तो मगही का परिनिष्ठित रूप जो है गया ज़िले में ये मुख्य रूप से बोली जाती है। मगही गया ज़िले में बोली जाती है। तो गया ज़िले का जो है इसका मुख्य केंद्र है मगही का।
तो इसे जो है दो लिपियों में लिखा जाता है, मैथिली, नागरी और कैथी। ये तीन लिपियां जो है मुख्य रूप से। मैथिली लिपि का भी प्रयोग किया जाता है, माफ़ कीजिएगा, मैं तो मैथिली की बात कह रहा था, नहीं, ये नागरी तथा कैथी लिपि में, हाँ, मगही दो लिपियों में, नागरी तथा कैथी लिपि में लिखी जाती है। और पूर्वी मगही के लिए बंगाली तथा उड़िया लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। यानी पूर्वी मगही, पूर्व जो हिस्सा है, पूरब का हिस्सा, वहाँ बंगाली और उड़िया लिपि का भी प्रयोग किया जाता है मगही को लिखने के लिए। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है वो गया है, पटना है, पलामू है, हज़ारीबाग है, मुंगेर तथा भागलपुर आदि जगहों पर ये मगही बोली बोली जाती है। ठीक है। अब जो है इस क्षेत्र, इस बिहारी हिंदी के अंतर्गत अब जो अगली बोली है वो है मैथिली। तो दोस्तों, यह जो है मैथिली बोली हिंदी की एक अत्यंत प्रमुख बोली है। मिथिला क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इसका यह नाम मैथिली पड़ा, मिथिला के कारण। मिथिला जो है वो जानते हैं हम, जनक, राजा जनक की मिथिला थी, सीता मैया का स्थान था वो, जन्म स्थान। तो मिथिला से मैथिली बना है। तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है तथा वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो मैथिली का एक अन्य नाम भी है और वो है तिरहुतिया। तो मैथिली को तिरहुतिया भी कहते हैं। तो मैथिली जो है वो तीन लिपि में लिखी जाती है। एक तो अपनी स्वयं की मैथिली लिपि है, इसके अलावा नागरी और कैथी लिपि में भी मैथिली भाषा को लिखा जाता है। और यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है वो है प्रमुखतः दरभंगा और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि जगहों पर ये बोली जाती है मैथिली बोली। अब इसके प्रमुख रचनाकारों में हम देखते हैं, सबसे पहले तो विद्यापति का नाम लेना ही है। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति हैं, उमापति हैं, नंदीपति, फिर रमापति और महीपति आदि जो है रचनाकार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं मैथिली बोली में। तो दोस्तों, ये पूरी हो गई आपकी हिंदी की उपभाषाएं और उसके अंतर्गत बोलियां। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।